अब जब आप प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर दोगे, फिर हमें बेटे मूव करना होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ। और जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट तीन में है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैसे ही हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तीन पार्ट्स में है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और जो जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम क्लब करके अगर प्रोनाउंसिएशन करें, इनको प्लस करके अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करें, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसे क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको बोला जाता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है, कि एक एक्सपेंसेस का ग्रुप है, ठीक है, उसमें फैक्ट्री के रिलेटेड अगर अलग एक्सपेंसेस होंगे उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड अलग एक्सपेंस होंगे, उसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बोलेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड अलग एक्सपेंसेस होंगे, उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलेंगे। ओवरहेड्स का मतलब क्या है कि एक हेड बन गया, एक्सपेंसेस का एक ग्रुप है, एक समूह है, ठीक है, उसका एक हेड बन गया। ठीक है। अब जो हेड होएगा उसका एक नाम होएगा, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस ही होंगे, फैक्ट्री रिलेटेड इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रिलेटेड इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे ही एक ओवरहेड होएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, उसमें ऑफिस के रिलेटेड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर एक हमारा होएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तीन ओवरहेड्स हैं बेसिकली। ये भी मैं आपको बता दूं कि ओवरहेड्स की बेसिकली टाइप्स कितनी है। ओवरहेड्स की बेटे जो टाइप्स हैं, तीन तरह के हमारे ओवरहेड्स हैं। पहला ओवरहेड हमारा होएगा फैक्ट्री। फैक्ट्री इसको वर्क्स भी बोलते हैं, चाहे आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल लो, चाहे आप इसको वर्क्स ओवरहेड्स बोल लो। ठीक है। फैक्ट्री को ही वर्क्स बोला जाता है, मतलब फैक्ट्री का ही दूसरा नाम है ये। ठीक है। फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरहेड्स है। अच्छा, ओवरहेड्स में एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि इनडायरेक्ट कॉस्ट आनी है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। इसका मतलब मैं किसी भी ओवरहेड्स की बात करूं उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट की तो कैटेगरी अलग होगी, डायरेक्ट तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसके तीन ओवरहेड्स हैं। ठीक है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के ओवरहेड्स के आगे तीन ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स। दूसरा हमारा होएगा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड कर लो आप, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक स्लाइटली डिफरेंस है। ऑफिस का मतलब होता है जैसे आपका ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं, आप उनको सैलरी पे कर रहे हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ये सब ऑफिस है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जो पर्सन ये सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स हैं, उनको डायरेक्टर फी पे करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको ऑडिट फी पे करनी है। जो पर्सन वो सारा मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स, होल टाइम मैनेजर्स, आपके पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं सब कुछ। ऑफिस मतलब ऑफिस के एक्सपेंसेस, तो ऑफिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, उनके रिलेटेड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होएगी उसका ओवरहेड अलग है। और तीसरा हमारा ओवरहेड होएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एक तो होते हैं सेलिंग। सेलिंग का मतलब क्या होता है? सेल्स, सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स करने के लिए पैकिंग की, ठीक है, दैट इज ए सेलिंग एक्सपेंस। अब सेल्स कमीशन दे रहे हो, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस। अब कोई और सेलिंग एक्सपेंस पे कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप सेलिंग के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड आप एक्सपेंस पे, फॉर एग्जांपल कैरियज आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स, ठीक है ना, सेलिंग एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है कि आपके पास गुड्स पहुंचाने का एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल जोमेटो वाले आपको डिलीवरी देते हैं, तो जो पर्सन वो डिलीवरी देने आ रहा है उसका जो पेमेंट होएगी, उसका जो फ्यूल होएगा, जो भी उनका चार्जेस होंगे, वो आपके कौन से हैं? डिस्ट्रीब्यूशन।
कोरियर वाले हैं, आपको कोरियर सर्विस दे रहे हैं, दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अमेजोन में आप कुछ प्रोडक्ट मंगाते हो, फ्लिपकार्ट पे मंगवाते हो, तो उसके एक तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो, प्लस आपके पास पहुंचाने के जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं, दैट इज ए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। ओवरहेड्स के आगे 3 ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, और ये सभी 3 ओवरहेड्स के अंदर 3 चीजें आएंगी, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ये हो गया कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें, इसके अंदर भी क्या होएगा, इंडायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज इंडायरेक्ट लेबर, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, एज वेल एज इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर भी बेटे क्या होएगा, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, और तीसरा कौन सा होएगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके अंदर भी 3 होंगे, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कि ये जो ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स के अंदर ये 3 तरह के एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, अच्छा आपको अगर पेपर में खाली लिखा आ गया ना इंडायरेक्ट मटेरियल या इंडायरेक्ट लेबर, ये सिर्फ इंडायरेक्ट मटेरियल और इंडायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूं, तो बेटे फिर आप उसको क्लासीफाई ना फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही करना। ठीक है, फिर आप इसमें इसको क्लासीफाई ना करना, ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। आपको अगर खाली इंडायरेक्ट मटेरियल आ गया ना, खाली इंडायरेक्ट मटेरियल, उसने कुछ लिखा नहीं कि वो फैक्ट्री के हैं, ऑफिस के हैं या सेलिंग के हैं, ठीक है, तो आप उसको फैक्ट्री में क्लासीफाई करिए। ठीक है, ऐसे इंडायरेक्ट लेबर अगर आपको खाली लिखा आया तो आप उसको ऑफिस एंड सेलिंग में क्लासीफाई ना करियो, आप उसको भी फैक्ट्री में क्लासीफाई करना। ठीक है, बेसिकली इंडायरेक्ट मटेरियल और इंडायरेक्ट लेबर क्या होता है। अच्छा, इन ओवरहेड्स में कभी भी ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगी। डायरेक्ट कॉस्ट की तो क्लासिफिकेशन अलग हो गई, वो तो प्राइम कॉस्ट हो गई। ठीक है ना, वो तो एक अलग, एक तो ये तो एक अलग फैमिली हो गई। ठीक है, ये तो प्राइम कॉस्ट अलग हो गई। ठीक है ना, ओवरहेड्स बेसिकली किसके चिल्ड्रन है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के ओवरहेड्स के चिल्ड्रन है। और ओवरहेड्स के अंदर तो सिर्फ इनडायरेक्ट की बातें ही होंगी। यार इनका पेरेंट ही इनडायरेक्ट है तो इनके अंदर इनडायरेक्ट ही हो सकता है ना, इनके अंदर डायरेक्ट नहीं होएगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो मतलब ये हो गया जी कि जो ओवरहेड्स होते हैं उनके अंदर इनडायरेक्ट ही होएगा। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि इंडायरेक्ट मटेरियल और इंडायरेक्ट लेबर क्या होता है। देखो, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका शॉल्स बनाने का काम है, आपका शर्ट्स बनाने का काम है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी लगा लो, तो आपने शर्ट्स बनाने के लिए जो कॉटन परचेज की, दैट इज ए परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, और जब आप शर्ट्स बनाते हो, आपकी फैक्ट्री के अंदर शर्ट्स बन रही हैं, तो आपकी जो मशीनरीज में वो शर्ट बन रही हैं, तो वो मशीनरी के अंदर लुब्रिकेंट्स डलने हैं, फ्यूल डलना है, उस मशीनरी की ग्रीस होनी है, जो भी आपको ये खर्चे करने पड़े ना। क्लियर हो रही? फॉर एग्जांपल वो शर्ट्स के ऊपर आपके शर्ट्स पे बटन लगने हैं, लेबल लगने हैं, तो वो सभी इनडायरेक्ट मटेरियल है। जो कपड़े के थान होंगे वो डायरेक्ट मटेरियल है। पर शर्ट्स को प्रॉपर फिनिश की शेप में देने के लिए खाली कपड़ा ही जरूरी नहीं है। शर्ट्स को मशीनरीज में उनको डाल के स्टिच करना है, और मशीनरी में लुब्रिकेंट्स डलने हैं, फ्यूल डलना है, शर्ट्स के ऊपर बटन लगने हैं, शर्ट्स के ऊपर लेबल्स लगने हैं, टैग्स लगने हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, ऐसे ही इंडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर तो वो है जो आप कारीगर को पे कर रहे हो, ठीक है ना, वर्कर्स को। अच्छा, वर्कर्स और एम्प्लॉयज में डिफरेंस होता है। एम्प्लॉयज होते हैं जो आपने अपनी सहूलत के लिए रखे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास टाइम, आप फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हो, पर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाने का। आपको डिज़ाइन बनाना आता है, मान लो आपकी फैक्ट्री है, आपको डिज़ाइन बनाने आते हैं, पर आपके पास इतना टाइम ही अवेलेबल नहीं है कि आप डिज़ाइन बनाने बैठो, तो आपने एक कंप्यूटर डिज़ाइनर को वहाँ पे बिठा दिया और वही सारे डिज़ाइन बना के आपको दे रहे हैं। तो अब आपने जो कंप्यूटर डिज़ाइनर अपनी फैक्ट्री में बिठाया है, वो आपने अपनी सहूलत के लिए बिठाया है, वो आपका एम्प्लॉई होएगा। और एम्प्लॉई को क्या मिलती है? सैलरी। एम्प्लॉई को क्या मिलती है? सैलरी। ठीक है, और वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है।
और ए एम्प्लॉई की सैलरी बेसिकली अगर वो फैक्ट्री में बैठा है तो फैक्ट्री में कवर्ड हो जाएगी, अगर वो ऑफिस में बैठा है तो ऑफिस में, अगर वो सेलिंग डिपार्टमेंट में है तो फिर सेलिंग में। ठीक है। अच्छा, उसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ। मान लो आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको डिज़ाइन बनाना नहीं आता, आपको वो सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप या पावर पॉइंट नहीं आते। ठीक है, आपने फिर डिज़ाइनर रखा, फिर आपकी बेटे रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको नहीं रखोगे तो यू कांट मेक प्रोडक्शन, फिर आप प्रोडक्शन को नहीं रन कर पाओगे। फिर आपके लिए जो वो पर्सन होएगा वो एक वर्कर बन जाएगा, और वर्कर को क्या पे करनी पड़ेगी? वेजेस। तो वर्कर और एम्प्लॉय में ये डिफरेंस है। वर्कर के बगैर प्रोडक्शन रुक जाएगी, ठीक है ना, आपका काम रुक जाएगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज हैं अगर आप वो नहीं भी रखोगे तो उनका काम आप करने के लिए कैपेबल हो, दैट आर एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज को क्या मिलती है? सैलरीज। वर्कर को क्या मिलती हैं? वेजेस। ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा था इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या है कि जैसे आप वर्कर को वेजेस पे कर रहे हो, ठीक है, वर्कर को आप वेजेस पे कर रहे हो, इनके बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। आपने इनको सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा। बताओ, क्या सुपरवाइजर ने प्रोडक्शन करनी है? नो, प्रोडक्शन किसने करनी है? वर्कर ने। पर वर्कर्स को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर रखा। आपके स्कूल्स ही हैं या कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक पर्सन रखा गया कि जो सभी को सुपरवाइज करेगा, ठीक है, सारे एरिया को। तो उसको जो आप पे करोगे दैट इज अ इनडायरेक्ट लेबर। और जो इनडायरेक्ट लेबर होएगी वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होएगा। ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्ट लेबर के अलावा कोई और एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने अपने एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करवा दी, आप अपने एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड में पैसा दे रहे हो, डिपॉजिट करवा रहे हो, तो वो सभी आपका इनडायरेक्ट लेबर है और ये सभी फैक्ट्री ओवरहेड्स में कवर्ड होंगे। क्योंकि पता क्या है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडायरेक्ट मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस में क्या मटेरियल यूज होना है? प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो वो लिखते ही नहीं है फिर इंडायरेक्ट मटेरियल, वो सीधा ही लिख देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। वहां से हमें क्लासीफाई हो जाता है कि यार ये तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है। जब वो इंडायरेक्ट मटेरियल और इंडायरेक्ट लेबर लिखे ना, ठीक है, फिर इसका मतलब आपने कहाँ पे क्लासीफाई करना है? फैक्ट्री में। ठीक है। होते यहाँ पे भी हैं पर यहाँ पे वो नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे सेलिंग में आप लगा लो, सेलिंग में क्या होएगा? आपने पैकिंग करने के लिए एक पेपर परचेज किया जिसमें आपने गुड्स को पैक करके भेजना है। फॉर एग्जांपल, जोमेटो वाले टेपिंग करके आपको वो डिलीवरी देते हैं जो फूड की है, तो उनके लिए वो क्या होएगा? जो उन्होंने टेपिंग की है सारी, दैट आर इंडायरेक्ट मटीरियल। पर वहाँ पे वो ऐसे नहीं लिखेगा। सेलिंग की अगर बात करेगा तो वो लिख देगा सीधा सीधा अपना पैकिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग ले लो जी, या सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग मतलब सेल्स वाली पैकिंग, जैसे एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी, वो भी कहाँ पे आ गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो वहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखेगा इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर। ठीक है। तो एक्सपेंस का नाम ही गिवन करेगा। तो मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे होते हैं ये सारे ओवरहेड्स होते हैं। जब हम अपनी प्राइम कॉस्ट में, पहले मेरे को प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, फिर हमें ओवरहेड्स की बातें करनी होती है, और जब हम ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमें प्राइम कॉस्ट में ना एक एक करके सभी को प्लस करना होता है। जैसे आप देखो, पहले आप प्राइम कॉस्ट निकालोगे, ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। जब आप प्राइम कॉस्ट से आप इधर आओगे, पहला ओवरहेड आपका पता कौन सा होएगा? ये मतलब पहला स्टेप हो गया प्राइम कॉस्ट। पहला ओवरहेड्स कौन सा हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड्स। आपने प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करना है तो आपकी ना इससे पहले एक कॉस्ट आएगी, मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। प्राइम कॉस्ट में जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करोगे आपकी एक कॉस्ट निकल के आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। एक ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा, सेकंड लेक्चर में समझाऊंगा। इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, पर मैं आपको चलो अभी एक वो दिखा रहा हूँ, ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि पहले हमने प्राइम कॉस्ट निकाल ली, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट के बाद मैंने उसमें क्या प्लस करना है? उसमें मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस करना है। तो फिर मेरी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन सी कॉस्ट आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट में बेटे आप कुछ भी प्लस करोगे ना तो आंसर कॉस्ट में आना है, वो एक्सपेंसेस में आंसर नहीं आने वाला। कॉस्ट जो कुछ भी प्लस करोगे आंसर कॉस्ट च। फिर जब फैक्ट्री कॉस्ट आएगी फिर आपने मूव कर, ये हमारा सेकंड हो गया।
ठीक है, ये हमारी सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट होगी। अभी मैं मतलब मोटे तौर पे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि कॉस्ट इदा होनगियां, पर इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, वो आपको सेकंड लेक्चर में फॉर्मेट में ज़्यादा क्लियर होएंगी। जब आप फैक्ट्री कॉस्ट से कैलकुलेट कर लोगे, फिर आपने मूव कर जाना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की तरफ। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या प्लस करो अब? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। जब आप फैक्ट्री कॉस्ट में बेटे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को प्लस करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पहले आपकी कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे आपकी गुड्स ना बेसिकली बन चुकी होती हैं। एक तो हमारी आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और उसमें फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस माइनस करके, वो मैं आपको ब्रॉड में समझाऊंगा। फिर यहाँ पे कॉस्ट आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो आपने नाम सुना होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। मतलब ये हो गया प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस किए, फैक्ट्री कॉस्ट आई। फैक्ट्री कॉस्ट में आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस किए, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएंगी, ठीक है। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को प्लस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को प्लस करोगे, और आपकी यहां पे जो कॉस्ट आएगी ना लास्ट कॉस्ट, ये होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। दिस वन इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि हमारी पहली कॉस्ट होती है प्राइम कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, उसमें फैक्ट्री एंड वर्क्स ओवरहेड्स को प्लस करोगे, ये सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस करोगे, आपकी ये थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें फिर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस माइनस करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी फोर्थ टाइप ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर उसमें आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को प्लस करोगे, ये आपकी फिफ्थ टाइप ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का बेटे फिर हमें कंपैरिजन करना होता है एक्चुअल सेल्स के साथ। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच जाते हो ना, ठीक है, इसका कंपैरिजन करना होता है आपने एक्चुअल सेल्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमारी एक्चुअल सेल्स हुई मान लो जी 50 लाख रुपीस की, और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई 40 लाख रुपीस की। इसका मतलब यहां से बेटे आपको क्या जनरेट हो गया, यहां से देखो 40 लाख की हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, खर्चा हुआ हमारा 50 लाख की हमारी एक्चुअल में गुड्स सेल हो गई, तो यहां से बेटे मेरा 10 लाख रुपया क्या जनरेट होएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट। ऐसे मैंने पहुंचना होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट, ठीक है। 10 लाख देखो ना, सेल्स की फिगर ज्यादा है और सेल्स की फिगर ज्यादा आई, देन इट जनरेट्स प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कौन सा आएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट। मान लो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स 60 लाख होता, मतलब 60 लाख मेरी कॉस्ट है, एक्चुअल में सेल्स कितने की हुई, 50 लाख की, तो यहां पे बेटे ये 10 लाख होएगा, ये मेरा क्या जनरेट हो जाएगा, कॉस्टिंग लॉस। मतलब अगर सेल्स ज्यादा हुई देन इट जनरेट्स प्रॉफिट, अगर सेल्स कम हुई देन इट जनरेट्स लॉस। ये तो सिंपल जी गल है ना, सेल ज्यादा होएगी तो प्रॉफिट होएगा, सेल घट होएगी तो लॉस होएगा। तो दिस वन इज द बेसिक डिस्कशन ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है, कि कॉस्ट शीट का बेस क्या है। फॉर्मेट तो सारी दुनिया को पता है, क्लियर हो रही, फॉर्मेट तो सारे को पता है, क्लियर हो रही कि फॉर्मेट ऐसे बनना है वैसे बनना है, वो तो बेस की है, क्लियर हो रही जी। ये मैंने आपको बेसिक डिस्कशन अभी ओवर की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर इसके फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली आपको रीड करवाऊंगा मैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से, कि आपको प्रॉपर एक एक तरह की कॉस्ट आपको समझ लग जाए, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।